आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन की तरफ से जो आपके वैकेंसीज़ आई है उसके रिगार्डिंग जो है वो आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। और लेक्चर के साथ साथ आप लोगों की जो है वो हमने रिवीजन बैच की जो है वो क्लासेस भी शुरू कर दी है। और उसके साथ साथ आपकी जो है वो टेस्ट सीरीज़ भी क्या है ऑन द वे है। तो उसी टेस्ट सीरीज़ में आज जो है वो आपका टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं। देख सकते हैं रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज़ में ये रैंकिंग है। इन बच्चों ने जो है वो टेस्ट दिया था जिसमें दिल मोहम्मद अंसारी, महबूब आलम, कामरान अंजुम, रुखसाना परवीन, अंजुम सिद्दीकी और तबस्सुम आरा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी ये फहरिस्त बहुत तवील है। जैसा कि आपको मालूम है कि 60 नंबर का आपका पेपर होता है और इन 60 में से जो है वो 43, 42, 41 नंबर आए हैं। हालांकि इस टेस्ट में क्योंकि ये पहला टेस्ट था तो एक दो क्वेश्चन बच्चों के गलत हुए हैं और उसी गलत क्वेश्चंस की वजह से बच्चों का थोड़ा सा स्कोर कह सकते हैं कम आया है। हालांकि ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपकी 6 अगस्त से जो है वो शुरू हो चुकी है और उसी में जो टॉपिक हमने लिया था आज उसी का हम लोग जो है वो सोल्यूशन जो है वो करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहता है या रिवीजन बैच में जुड़ना चाहता है, ये नंबर है 9045220432 पर मैसेज कर सकता है। उसका लिंक आपको नीचे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और हम लोग बात करते हैं कि इस सेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं टेस्ट में उसको हम लोग सॉल्यूशन बताते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, जॉन गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने साल खिदमत अंजाम दी? 4 साल, 5 साल, 3 साल या 6 साल? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 5 साल। अगला सवाल है, जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया है, ये किसका कौल है? मीर अमन का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, सर सैयद अहमद का या मौलवी अब्दुल हक? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबाए हिंदुस्तानी के मीर मुंशी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मीर बहादुर अली हुसैनी जो है वो शोबा हिंदुस्तानी के मीर मुंशी थे। अगला सवाल है, जॉन गिलक्रिस्ट की तनख्वाह कितनी थी? 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये या 500 रुपये, 1000 रुपये या 200 रुपये? क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1000 रुपये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्ट विलियम कॉलेज से शाये होने वाली सबसे पहली किताब कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बाग़ उर्दू और ये 1801 में हुई और इसके मुसन्निफ़ का नाम था मीर शेर अली अफसोस। मीर शेर अली अफसोस की पहली किताब थी जिसका नाम था बाग़ उर्दू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी के पहले सदर कौन बने? क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको बताना है सदर का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जॉन ब्रेथविक गिलक्रिस्ट। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता, लेकिन कलकत्ता जो है वो चारों ऑप्शंस में है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि राइट्स बिल्डिंग कलकत्ता में कायम किया गया था। कब किया गया था वो आगे हम लोग देखेंगे, आपको अगले सवाल में इसी का जवाब जो है वो मिल जाएगा। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज हमेशा के लिए कब बंद हुआ? तो 1854 में बंद हुआ है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी कौन थे? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का सी यानी कि मार्क्वेस वेलेजली या लॉर्ड वेलेजली, इसके सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 3। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का वजूद कब आया? तो अभी ऊपर देखा बंद हुआ 1854 में, इब्तिदा कब हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 4 मई 1800 में क्या हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम किया गया कलकत्ता में। अगला सवाल, मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने साल मुलाजमत की? क्वेश्चन नंबर 11 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 5 साल। अगला सवाल, मीर अमन की तनख्वाह क्या थी? 80 रुपये, 100 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 40 रुपये। अगला सवाल, मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में
किस ओहदे पर फाइज थे या किस ओहदे पर काम किया था? तो आंसर हो जाएगा 4 यानी कि मुंशी के पद पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज से कब जुड़े? यानी कि मीर अमन का जो ताल्लुक़ हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज से वो कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 4 मई 1801 में। और किसके कहने पर? तो याद रख लीजिएगा, मीर बहादुर अली हुसैनी। मीर बहादुर अली हुसैनी जो फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? मीर मुंशी थे। उन्होंने ही मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है वो मिलवाया था जॉन गिलक्रिस्ट से। अगला सवाल, मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि दिल्ली के। अगला सवाल, मीर अमन कहाँ और कब इंतकाल किए? तो 1808 में किए, कलकत्ता में। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पैदाइश दिल्ली में 1732 में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, मीर अमन कहाँ और कब पैदा हुए? तो अभी बताया दिल्ली 1932 में। आगे बढ़ते हैं, गिलक्रिस्ट ने उर्दू ज़बान में कितनी किताबें लिखी? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 3 यानी कि 17। अगला सवाल, किसकी तजवीज़ पर उर्दू को 1832 में सरकारी ज़बान का दर्जा मिला? तो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जॉन गिलक्रिस्ट में। और आपको मालूम होगा कि यहीं पर जो है वो इसके बाद 1832 में क्या आया था? मैकाले मिनट आया था। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जा सकता है। इससे पहले जो है वो सरकारी ज़बान क्या थी? फ़ारसी थी। और उसके बाद जो है वो उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया अंग्रेज़ों ने। आगे बढ़ते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज में किसने हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से इदारा कायम किया? क्वेश्चन नंबर 20 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन गिलक्रिस्ट। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था? तो ये बागो बहार है जो मीर अमन की तसनीफ़ है, आपके निसाब में भी शामिल है। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि रोम। अगला सवाल, आज़ाद बख्त बादशाह को किस मुल्क के सौदागर ने लाल दिए? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदखशा मुल्क का सौदागर, जो किस शहर में पड़ता है? अस्फ़हान में जो है वो बनता है और उसी के करीब है अज़रबैजान। तो आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ये ना है बदखशा, तो आंसर आप लोग लगा सकते हैं अज़रबैजान के सौदागर ने जो है वो उसको 12 लाल दिए थे। आगे बढ़ते हैं, बादशाह आज़ाद बख्त क्यों हुकूमत छोड़कर फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारना चाहता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बे औलाद की वजह से, यानी कि उसके कोई औलाद नहीं थी। अगला सवाल, बागो बहार में जिस बादशाह का किस्सा मज़कूर है उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि आज़ाद बख्त। क्वेश्चन नंबर 25, बागो बहार का बादशाह किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था? तो ऊपर सवाल रिपीट हुआ है, 4 आंसर हो जाएगा रोम। अगला सवाल, बागो बहार में कितने दरवेशों की कहानियाँ या किस्सा बयान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 4 दरवेशों का किस्सा जो है वो बयान किया गया है। अगला सवाल है, बागो बहार में बुनियादी तौर पर कितनी कहानियाँ या कितने किस्से हैं? तो आंसर हो जाएगा 5। 4 दरवेश हैं और 5वां किस्सा किसका है? ख़ुद आज़ाद बख्त का है, जो 30 नंबर पर सुनाता है। और इसी में जो है वो एक किस्सा है ख्वाजा शक परस्त का। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रख सकते हैं। और ख्वाजा शक परस्त का किस्सा जो है वो सबसे तवील है। अगला सवाल है, बागो बहार का माखज़ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नौ तर्ज मुरस्सा। हालांकि बाज़ लोग जो है वो किस्सा चाह दरवेश को मानते हैं, हालांकि किस्सा चाह दरवेश जो है वो अमीर खुसरो की तसनीफ़ है। लेकिन मीर अमन जो कि मुसन्निफ़ हैं बागो बहार के, उन्होंने माना है कि मैंने जो तसनीफ़ लिखी है बागो बहार वो 9 तर्ज मुरस्सा को सामने रख के लिखी है, जो 1775 में क्या हुई है? शाये हुई है फ़ारसी ज़बान में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बागो बहार का सन इसाअत क्या है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सन इसाअत। इसमें जो है बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं और ऑप्शंस भी जो हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1800 को न मान के 1801 मान लेते हैं समझाने के लिए। 1801 में मीर अमन ने लिखना शुरू किया, 1802 में मुकम्मल हुई और 1803 में उस किताब की इशाअत जो है वो शुरू हुई जो मुकम्मल हुई 1804 में। तो अब 1803 और 1804 दोनों ऑप्शन में हैं। अगर दोनों में से एक आ जाता तब भी हम लोग मान लेते हैं, लेकिन दोनों ही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1804 में। अगला सवाल, मीर अमन को किसके सिफारिश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत मिली? तो मैंने ऊपर बताया था मीर बहादुर अली हुसैनी, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं,
वज़ीरज़ादी किस नाम से ख्वाजा सक परस्त से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा सौदागर बच्चा के नाम से, ऑप्शन ए। अगले सवाल, उस सौदागर का नाम क्या है जिसने अपने कुत्ते के पट्टे पर 12 लाल नस्ब किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ख्वाजा सक परस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वज़ीरज़ादी ने अपना नाम क्या रखा था? तो सौदागर बच्चा रखा था। आगे बढ़ते हैं, वज़ीर की बेटी की उम्र क्या थी जिसने अपने बाप को बचाया था? तो आंसर हो जाएगा 14 से 15 बरस की उसकी उम्र थी, जो घर से मर्दाना लिबास पहन के निकली थी अपने बाप को ढूंढने के लिए। अगला सवाल है, कुत्ते के पट्टे में नस्म के लाल कितने मिशकाल के थे? तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, ऑप्शन ए, यानी कि 7 मिशकाल के। अगला सवाल है, किस मुल्क के सौदागर अपने कुत्ते के पट्टे में 12 लाल नस्ब किया हुआ था? यानी कि 12 लाल जो उसने अपने कुत्ते के गले में डाल रखे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, ऑप्शन ए, यानी कि फारस का था। आगे बढ़ते हैं, वज़ीर को कत्ल से किसने बचाया? मुल्क फारस के बादशाह ने, मुल्क यमन के वज़ीर ने, या चीन के वज़ीर ने, या फ़रंग के एलिची ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि फ़रंग का एलिची, जिसे हम लोग राजदूत या एम्बेसडर जो है वो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वज़ीर का नाम क्या था? मुल्क इल्तिजार, ईसा, खिदमंद, या खुशनूद? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो आज़ाद बख्त का क्या था? वज़ीर था। अगला सवाल, किसने कहा कि बादशाह एक लाल को देखकर इतना खुश होना मुनासिब नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, ऑप्शन 4, बादशाह के वज़ीर ने। अगला सवाल, तोहफे में दिया गया लाल का वज़न कितना था? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 5 मिशकाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा गया है बागो बहार का कौन सा तवील किस्सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ख्वाजा सक परस्त का। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि कौन से दरवेश का सबसे तवील किस्सा है, तो आंसर हो जाएगा पहले दरवेश का। और जो पहला दरवेश होता है वो इस कहानी का जो है वो आगाज़ भी होता है, और ये जो पहला दरवेश होता है वो होता है यमन का। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कहाँ का होता है? यमन का, जिसकी शादी किससे होती है? बशरा नहीं, दमिश्क की शहज़ादी से जो है उसकी शादी होती है। जो दूसरा दरवेश होता है वो फ़ारस का होता है, जिसकी शादी जो है वो बशरा की शहज़ादी से होती है। और जो तीसरा होता है वो मुल्क अजम का बादशाह होता है या शहज़ादा होता है, और चौथा जो है वो चीन का होता है। तो इस तरीके से आप लोग इन सब के जो है वो इलाके भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वज़ीरज़ादी की बेटी की शादी किससे होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वाजा सक परस्त है। यहाँ पर जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा। और ये कौन कराता है? आज़ाद बख्त भी कराता है। और आज़ाद बख्त जो है वो अपनी बेटी की जो है वो शादी करवाता है, और वो जो बेटी की शादी करवाता है उस बेटी के बाप का नाम होता है मलिक सहपाल, जो क्या होता है? जिनों का बादशाह होता है। और जब चौथा दरवेश अपना किस्सा ख़त्म करता है तो उसके घर में जो है वो एक बेटा हो जाता है, और उसी बेटे से जो है वो किसकी शादी करवा देता है? मलिक सहपाल की बेटी से, जिसका नाम क्या होता है? रोशन अख्तर नाम होता है। रोशन अख्तर जो है वो मलिक सहपाल की बेटी होती है, और जो बादशाह होता है आज़ाद बख्त, उसके बेटे का नाम होता है बख्तियार। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा सक परस्त किस मुल्क का सौदागर था? तो ऊपर बताया मैंने आपको फ़ारस का। अगला सवाल, आज़ाद बख्त के वज़ीर का क्या नाम? खिदमंद था। क्वेश्चन नंबर 45, मीर अमन की बागो बहार का उसलूब क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सादगी व पुरकारी। अगला सवाल, बागो बहार कब शाये हुई? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 1803 इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बागो बहार नुमाइंदा तसनीफ़ किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर अमन ने। बागो बहार असल में किस ज़बान से तर्जुमा की गई है? तो ऊपर बताया अमीर खुसरो किस्सा चाह दरवेश है, ऑप्शन 2, यानी कि फ़ारसी से। बागो बहार किस सिनफ़ अदब से ताल्लुक़ रखती है? तो ये एक दास्तान है, ऑप्शन 4। अगला सवाल, बागो बहार में मरकज़ी किरदार कौन है? ताजुल मुलूक, अमीर हमज़ा, दारुल शिको, या शरी?
तो ये सारे ही ऑप्शन क्या हैं इसके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 50 गलत है। आगे बढ़ते हैं। बागो बहार का असल मुसन्निफ़ कौन है? तो मीर अमन है। क्वेश्चन नंबर 52, बागो बहार में किस शहज़ादे की कहानी बयान की गई है? तो ये क्वेश्चन भी जो क्या है गलत है। आप लोग जो है वो इसे भी क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बागो बहार में जो है वो किसी भी शहज़ादे की बात नहीं की गई है, बल्कि वहाँ पर जो है वो बात की गई है दरवेशों की। अगला सवाल, बागो बहार में शहज़ादी अपने मुलाजिम बहरोज़ के ज़रिए जिस जवान किस्से का बताती है वो हर महीने ज़ुमरत का मर्तबान लेकर किस पर सवार होकर आता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बैल पर। अगला सवाल, मीर अमन ने बागो बहार के अलावा कौन सी किताबें लिखी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गंज खूबी। आगे बढ़ते हैं। हबशी मुबारक और बादशाह मुल्क सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बागो बहार के, और ये चौथे दरवेश के किस्से में आते हैं। अगला सवाल, इस दास्तान का तर्जुमा अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लातानी ज़बानों में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि बागो बहार का। अगला सवाल, बागो बहार में पहला दरवेश किसका बेटा होता है? तो वो ख्वाजा इल्तजार का बेटा होता है जो सौदागर होता है, और जब उसके बादशाह का इंतकाल हो जाता है तो उस शहज़ादे पर क्या बसती है? सिर्फ एक टोपी बसती है और एक लुंगी बसती है, या जिसे हम लोग तहमद कहते हैं। ये 2 चीज़ें बचती हैं उसके पास, और फिर वह अपनी बहन के घर चला जाता है। अगला सवाल, नौफेल बादशाह का जिक्र किस दास्तान में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बागो बहार में है। अगला सवाल, गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? तो ये मीर अमन की तसनीफ़ है जो एक तर्जुमा है अनवार सहेली का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, गंज खूबी के मुसन्निफ़ क्या है? तो मीर अमन है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि मीर अमन की। तो ये आज हमने जो है वो बागो बहार के रिलेटेड, ये कह सकते हैं मीर अमन के रिलेटेड जो है वो कुछ सवाल किए। इसके अलावा भी जो है वो काफ़ी सवाल एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जैसे मीर अमन के हवाला की जो दास्तान है बागो बहार, इसमें जो दरवेश हैं उनकी जो बीवियां हैं या कह सकते हैं शहज़ादी हैं, उनके नाम भी जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं जो है वो आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम में याद कर सकें। तो पहला जो है वो यमन का होता है, और इसकी जो शादी होती है यमन की वो होती है दमिश्क की शहज़ादी से। दूसरा जो है वो फ़ारस का होता है जिसकी शहज़ादी होती है बशरा की। इसके बाद तीसरा जो होता है वो मुल्क अजम का होता है, और इसकी जो है वो शादी होती है फ़रंग की शहज़ादी से इसकी शादी होती है। इसके बाद चौथा दरवेश जो होता है वो चीन का होता है, और उसकी जो शादी होती है वो होती है उजमी की बेटी से। यहाँ से जो है वो आपसे एग्ज़ाम में सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि बख्तियार की शादी किससे होती है? तो बख्तियार की शादी होती है किससे? रोशन अख्तर से, जो मलिक शहपाल की बेटी होती है। और बख्तियार जो है वो आज़ाद बख्त का क्या होता है? बेटा होता है। और आज़ाद बख्त किसका किस्सा सुनाता है? तो सुनाता है ख्वाजा शक परस्त का। ख्वाजा शक परस्त का जो है वो किस्सा सुनाता है, ठीक है। ख्वाजा शक परस्त, शक का मतलब होता है कुत्ता, और परस्त माने यानी कि पूछने वाला, इसलिए ख्वाजा शक परस्त जो है वो कुत्ते को पूछता है, और उसके गले में जो है वो 12 लाल भी जो है वो बांध कर रखता है, जो उसे कहाँ से मिलते हैं? अज़रबैजान के शहज़ादे से या अज़रबैजान के बाशिंदे से वहाँ पर जो है वो उसको मिलते हैं। और वो किसके बदले में 12 लाल देता है? तो नान व सब्ज़ी कह सकते हैं, नान व रोटी भी आप लोग कह सकते हैं। उसके बेटे को भूख लग रही होती है, तो उसी अपने बेटे को दूध पिलाने या खाना खिलाने के इवज में अज़रबैजान का शहज़ादा ख्वाजा शक परस्त को जो है वो 12 लाल जो है वो दे देता है। और इसी तरीके से जो है वो ये दास्तान है, बहुत अच्छी दास्तान है, आप लोगों को जो है वो पढ़नी चाहिए। और इसके खुलासे के लिए आप लोग चाहें तो रिवीज़न बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो और अच्छी तरीके से क्लियर करा दी जाएगी। बाकी कोई टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहता है तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा 9045220432। आप इससे जो है वो टेस्ट सीरीज़ में भी जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।